हेलो स्टूडेंट्स तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एम करीम से फ्रिक्शन के क्वेश्चंस को, और अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। स्टूडेंट, इस चैप्टर के रेस्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन का लिंक या फिर किसी भी दूसरे चैप्टर के सॉल्यूशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो क्लास शुरू करने के पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, और चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है देयर इज एन इंक्लाइंड प्लेन हैविंग एन इंक्लाइनेशन ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg रेस्ट ऑन इट, कैलकुलेट द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव द बॉडी अप द प्लेन, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.42। चलिए स्टूडेंट, इसमें सिचुएशन कुछ इस तरह का है कि एक 10 kg का ब्लॉक एक इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है जिसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, शुरू में ये रेस्ट में है। तो क्वेश्चन हमसे आगे कह रहा है कि मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव द बॉडी अप द प्लेन, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इस पर मिनिमम कितना वैल्यू का हम फोर्स लगाएं, मिनिमम कितना वैल्यू का, मान लेते हैं अगर इसको एफ से, कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, मिनिमम कितना वैल्यू का फोर्स हम लगाएं सो दैट कि ये जस्ट ऊपर की ओर जस्ट मूव करना शुरू कर दे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए इसमें कौन कौन सा फोर्स लग रहा है हम लोग देख लेते हैं। इसका वेट mg होगा, इसका वेट mg नीचे की ओर होगा, तो इस mg वेट के चलते इसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा mg साइन थीटा, mg साइन थीटा। चलिए एक ये जिस सरफेस पे रखा हुआ ये सरफेस, इस पर एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा, ये कैपिटल है, और ये mg साइन थीटा, इसका इस डायरेक्शन में वेट का जो कंपोनेंट होगा ये mg कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अब चूंकि रफ सरफेस पे रखा हुआ है, जैसे ही हम इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो इसका टेंडेंसी होगा ऊपर की ओर मूव करना। जैसे ही ऊपर की ओर टेंडेंसी इसका मूव करने का होगा, मतलब इस पर फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, ये सरफेस जो है इस पर अपोजिट डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन में मान लेते हैं ये एफ, फ्रिक्शनल फोर्स को एफ से हम दिखा रहे हैं, एफ वैल्यू का फ्रिक्शनल फोर्स लगाना शुरू कर देगा। क्लियर है? चलिए, तो जस्ट मूव करना है, इसका मतलब है कि ये कैपिटल एफ का जो वैल्यू होगा, ये एफ का जो वैल्यू होगा ये किसके बराबर होना चाहिए, mg साइन थीटा और प्लस ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है। ठीक है, जस्ट इसके बराबर होना चाहिए, और जैसे ही इससे थोड़ा भी हल्का भी 0.001 न्यूटन भी बढ़ा हुआ तो वो मूव करना शुरू कर देगा ऊपर की ओर। इतना बराबर होना चाहिए, तो ये कंडीशन होगा जस्ट मूव वाला सिचुएशन। क्लियर है? चलिए, तो सबका वैल्यू हम लोग रख देते हैं। एम का वैल्यू पता है, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू हम लोगों को निकालना है बस। तो फ्रिक्शनल फोर्स का आप क्या होता है जनरल फॉर्मूला, म्यू इंटू एन। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, म्यू एन का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, mg कॉस थीटा, नॉर्मल फोर्स जो है ये mg कॉस थीटा के यहाँ पर बराबर है। कहने का मतलब यहाँ से इसका वैल्यू हो गया mg साइन थीटा प्लस म्यू mg कॉस थीटा। चलिए ठीक है, सबका वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। यहाँ पे g कॉमन हो गया और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। m का वैल्यू है 10, g का वैल्यू 9.8, साइन 30 डिग्री, ध्यान दीजिएगा साइन 30 डिग्री का वैल्यू हाफ हो गया, प्लस म्यू का वैल्यू आपको दिया हुआ स्टूडेंट 0.42, m का वैल्यू 10, g का वैल्यू 9.8, कॉस 30 डिग्री यहाँ पे होगा, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू लगभग स्टूडेंट 84.64 न्यूटन आ जाता है। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट कह रहा है अ ब्लॉक ऑफ मास 15 kg इज रेस्ट ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन हैविंग एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, कैलकुलेट द फोर्स विच इज रिक्वायर्ड पैरेलल टू द सरफेस टू जस्ट मूव द ब्लॉक। पहला पार्ट है अप द प्लेन एंड दूसरा डाउन द प्लेन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है पहले वाले की तरफ। यहाँ पर भी क्या होगा, आप जैसे ही 15 kg का ब्लॉक ये इस इंक्लाइन प्लेन पर रखेंगे, रखते के साथ क्या होगा आप समझ सकते हैं, इसका वेट तो mg, नीचे की ओर जो वेट mg लगेगा। चलिए ठीक है, इस mg का एक कंपोनेंट इधर जो है ये mg साइन थीटा, इतना वैल्यू का एक कंपोनेंट इधर लगने लगेगा, और इधर एक लगने लगेगा mg कॉस थीटा, और ये नॉर्मल फोर्स लगाएगा जिस सरफेस पे, इंक्लाइन सरफेस पे रखा हुआ तो ये सरफेस इस पर लगाएगा। क्लियर है? और चूंकि रफ सरफेस पे रखा हुआ है तो जैसे ही आप इसको, इस ब्लॉक को इस इंक्लाइन सरफेस पे रखेंगे, जैसे ही रखेंगे तो इस पर वेट का एक कंपोनेंट, इस ये जो फोर्स लगेगा इसके चलते ये नीचे आना शुरू करेगा, नीचे आना शुरू करेगा। लेकिन हो सके ये नीचे नहीं आए, ठीक है, या तो नहीं आए या फिर आएगा तो उतना फुल एक्सेलरेशन से नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये नीचे आना चाहेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में इस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? कितना इस फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू होगा ये हम लोग निकाल सकते हैं mg साइन थीटा का। ध्यान दीजिएगा, ये mg साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा, mg साइन थीटा देखते हैं कितना फोर्स इधर लग रहा है। m का वैल्यू कितना है 15 इंटू जी का वैल्यू 9.8 इंटू साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री मतलब हाफ हो गया, मतलब ये हो गया 7.5 इंटू 9.8, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर लगभग इसका वैल्यू 73.5 न्यूटन। इतना वैल्यू का, इतना न्यूटन का फोर्स जो है इस पर फटाक से नीचे लगना शुरू करेगा, जिसके चलते ये नीचे आना शुरू का है। लेकिन इसको
अपोज करेगा ये फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा, इस फ्रिक्शनल फोर्स का कितना वैल्यू होगा, इसका फॉर्मूला म्यू एन होता है। यहाँ पर म्यू एन का वैल्यू यहाँ पर कितना है, एम जी कॉस थीटा, आप समझ रहे हैं। चलिए सबका वैल्यू रखते हैं। म्यू का वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.22, एम का वैल्यू 15 kg, जी का वैल्यू 9.8, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 मतलब 1.732 डिवाइडेड बाई 2, इतना √3 का वैल्यू होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का इसका वैल्यू स्टूडेंट लगभग आ जाता है 28.01 न्यूटन। तो यहाँ से थोड़ा सा रियलाइज कीजिए सिचुएशन क्या हुआ कि इधर नीचे की ओर जो है जैसे ही इसको रखे थे नीचे की ओर फोर्स लगना कितना शुरू हुआ, 73.5 न्यूटन, ठीक है। और इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये 28.01 न्यूटन का, इतना ही वैल्यू का फोर्स लगा रहा है। पक्का बात है, मतलब ये नीचे आना शुरू कर देगा। इसको ऊपर अगर हमको ले जाना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा। आप सिमिलर सिचुएशन था पहले वाले क्वेश्चन में, वहाँ भी करके आप देखिएगा, वहाँ भी जो एम जी साइन थीटा का वैल्यू है वो फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा उसका वैल्यू होगा, पहले वाले क्वेश्चन में देखिएगा। और इसी कारण से वहाँ पर भी क्वेश्चन में पूछाएगा कि कितना मिनिमम फोर्स लगाया जाए सो दैट कि वो ऊपर चला जाए। तो यहाँ भी क्लियर है कि भाई फ्रिक्शनल फोर्स तो इसको ऊपर ले नहीं जाएगा, ये फाइनली नीचे जाने लगेगा, तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो बहुत ही आसान है, मान लेते हैं कि इस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स एफ हम लगाना शुरू करेंगे ऊपर की ओर ले जाने के लिए। लेकिन अब क्या होगा, जैसे ही आप फ्रिक्शनल फोर्स को ऊपर की ओर अब लगाना शुरू करेंगे, आप जो फोर्स लगा रहे हैं इस फोर्स को आप चाहेंगे कि इस फोर्स से हम इसको ऊपर की ओर खींचे, तो अब इसका टेंडेंसी ऊपर की ओर जाने लगेगा, ऊपर की ओर होने लगेगा, ऊपर की ओर ये मूव करना शुरू करेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स तो रंग बदलता है भाई, ये तो जहां देखेगा कि जिस डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन है या जिस डायरेक्शन में भी मोशन का टेंडेंसी है हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगने लगेगा, ये तो अपना रंग बदलता है। तो अभी पहले टेंडेंसी था एम जी साइन थीटा के चलते नीचे जाने का, जिसके चलते फ्रिक्शनल फोर्स इधर ऊपर क्यों लगने लगा। अब ये फोर्स के चलते आप चाह रहे हैं कि हम इसको ऊपर खींच ले इस ब्लॉक को, जिसके चलते क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स जो है अब इस डायरेक्शन में लगना शुरू होगा। ध्यान दीजिएगा, इस डायरेक्शन में लगना शुरू हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे ये फ्रिक्शनल फोर्स इस तरह से इस डायरेक्शन में लगेगा। वो जो फ्रिक्शनल फोर्स आपको स्टार्टिंग में हम दिखाएं वो शुरू का कंडीशन था। क्लियर है, कंसेप्ट शुड बी क्लियर, पहले वाले क्वेश्चन की तरह। कहने का मतलब है कि ये फोर्स का जो वैल्यू है ये किसके बराबर होना चाहिए, एम जी साइन थीटा, और ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है मतलब एम जी साइन थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 73.5 और ये कितना निकला है 28.01। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाता है, तो ये लगभग आ जाता है 101.51 न्यूटन। क्लियर है, मतलब इतना वैल्यू का फोर्स आपको ऊपर की ओर लगाना पड़ेगा दोनों मिला के, ठीक है, तब जाके ये ऊपर की ओर मूव करना शुरू करेगा, या जस्ट मूव वाला कंडीशन में होगा। क्लियर बात है। और इससे जहां भी थोड़ा भी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये मूव करना शुरू कर जाएगा। अब ये जस्ट मूव वाला सिचुएशन क्यों है इसको भी रियलाइज कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये फ्रिक्शनल फोर्स का जो वैल्यू हम निकाले हैं ये मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू निकाले हैं, ठीक है, मैक्सिमम, ये मैक्सिमम इतना ही वैल्यू का फोर्स लगाएगा। तो इतना वैल्यू का मैक्सिमम लगाया मतलब यहाँ पर उतना एग्जैक्ट वैल्यू का लगाया, तो जस्ट मूव वाला सिचुएशन आ गया। अब उससे थोड़ा भी ज़्यादा लगाइए तो मूव करना ऊपर की ओर शुरू कर देगा। क्लियर है, तो पहले पार्ट का ये आंसर हो गया। दूसरे वाले पार्ट में पूछ रहा है डाउन द प्लेन, और अगर इस ब्लॉक को नीचे की ओर ले जाना है तब पूछ रहा है कि कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। भाई तो हम लोग ने जस्ट अभी देखा कि नीचे की ओर तो ऑलरेडी एम जी साइन थीटा, जब इसको हम रखे थे तो नीचे की ओर एम जी साइन थीटा लग रहा था इतना वैल्यू का, और ऊपर की ओर फ्रिक्शनल फोर्स उस कंडीशन में लग रहा था, तो ये तो ऑटोमेटिक नीचे आने लगता है, ये तो ऑटोमेटिक नीचे आने लगेगा। उस केस में आपको नीचे की ओर कोई फोर्स लगाने की आवश्यकता नहीं है, मतलब दूसरे वाले पार्ट का आंसर 0 हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट कह रहा है अ ब्लॉक ऑफ मास 100 kg इज केप्ट ऑन अ रफ इंक्लाइंड सरफेस हैविंग एन एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। इफ द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट देन कैलकुलेट द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.2। चलिए ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, एक 100 kg का ब्लॉक है जो कि यहाँ पे एक इंक्लाइंड सरफेस पे रखा हुआ है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 30 डिग्री दिया हुआ है। ये अगर इसको इनिशियली रेस्ट से हम छोड़ा जाता है, ठीक है, तो पूछ रहा है कि कैलकुलेट द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, नीचे की तरफ इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। चलिए ठीक है, जैसे ही इसको हम रखेंगे इस इंक्लाइंड सरफेस पे, आप समझ रहे हैं, तो इस पर इस डायरेक्शन में कितना वैल्यू का फोर्स लगने लगेगा, एम जी साइन थीटा। क्लियर है, इतना वैल्यू का फोर्स लगने लगेगा। चलिए बाकी फोर्सेज को भी आप समझ रहे हैं, इधर जो वेट का एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, वेट को हम नहीं दिखा रहे हैं एम जी जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और इधर आपका ये नॉर्मल फोर्स हो गया। चलिए ठीक है, और कोई फोर्स लगेगा, जाहिर सा बात है फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, चूंकि रफ सरफेस पे रखा हुआ है और चूंकि इस फोर्स के चलते इसका टेंडेंसी नीचे जाने का होगा, इसका मतलब है कि फ्रिक्शनल फोर्स इस पर अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लगेगा एफ वैल्यू का। क्लियर है, और इस एफ का भी वैल्यू आप समझ रहे हैं, एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू एन, मतलब ये हो जाएगा म्यू एम जी कॉस थीटा। क्लियर है, चलिए इसका मतलब ये हो गया, इसीलिए नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइन कितना हो गया, नेट फोर्स
डाउन द इंक्लाइन, चूंकि हम लोगों को निकालना है नेट एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन, नीचे की तरफ ये जा रहा है तो नेट कितना एक्सेलरेशन है, तो नेट फोर्स निकाल लेते हैं कि डाउन द इंक्लाइन नेट फोर्स कितना लग रहा है, उसको इसके मास से डिवाइड कर देंगे, F इक्वल टू एम में ए इक्वल टू एफ बाई एम, वहाँ से एक्सेलरेशन निकल जाएगा। इस तरह से सोचा हम लोगों ने। तो नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइन कितना है, एक फोर्स mg साइन थीटा इधर लग रहा है, एक फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है, मतलब ये हो गया mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, म्यू mg कॉस थीटा, म्यू mg कॉस थीटा। क्लियर है। इसीलिए नेट एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन कितना होगा, नेट एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन, नेट एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन, इसको अगर हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, नेट फोर्स जो है, अगर हम इस नेट फोर्स को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं सपोज कीजिए, या एफ से डिनोट कर देते हैं, एफ से अगर हम डिनोट कर दें तो ए इक्वल्स टू एफ बाई एम, इसका मास एफ कितना है, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एम। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एम और ये एम कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये सिंपली हो जाएगा साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, एक्सेलरेशन का इतना वैल्यू हो जाएगा। हालांकि बहुत छोटा और बेसिक क्वेश्चन है स्टूडेंट, अदरवाइज जब आप थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस हो जाएगा या फिर आप थोड़े से जब कंपटीशन लेवल में पहुंचेंगे नीट जेईई वगैरह में, तो यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग इतना भी इस क्वेश्चन को नहीं लिखेंगे, सीधे ये क्वेश्चन दिया जाएगा कि भाई इसको यूएस स्पीड से इनिशियली रेस्ट से हम लोग छोड़े हैं तो 5 सेकंड बाद यहाँ इसको आने में कितना ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, लाइक दिस क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो डायरेक्टली एक्सेलरेशन इतना हम लोग यूज कर देंगे। तो आपका प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा, आप समझ जाएंगे भाई इतना एक्सेलरेशन होगा। क्लियर है। इस तरीके से तो इतना एक्सेलरेशन है, इसका वैल्यू हम लोग निकाल देते हैं। यहाँ पे सबका वैल्यू दिया हुआ है, साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री हाफ हो गया। ठीक है, कुछ यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, गड़बड़ लग रहा है। चलिए एम कैंसिल हुआ ना, बाकी तो ये जी यहाँ पे जी साइन थीटा रहेगा ही, ध्यान दीजिएगा ये जी साइन थीटा तो रहेगा ही। क्लियर है। चलिए तो जी का वैल्यू कितना हो गया स्टूडेंट, 9.8, साइन 30 डिग्री हाफ माइनस म्यू का वैल्यू कितना आपको 0.2 दिया हुआ है, 0.2, जी का वैल्यू 9.8, कॉस 30 डिग्री अगेन √3/2। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का इसका वैल्यू लगभग आ जाता है 3.20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज योर आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15 स्टूडेंट इसी से रिलेटेड है, कह रहा है इन द अबव क्वेश्चन कैलकुलेट द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। अच्छा, इसमें भी डाउनवर्ड एक्सेलरेशन निकालना है। व्हेन अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक डाउन द प्लेन एंड पैरेलल टू द सरफेस। ध्यान दीजिएगा बी वाले पार्ट में ये क्वेश्चन का, अच्छा ये नहीं बी वाले पार्ट में, ये क्वेश्चन नंबर 14 था। और क्वेश्चन नंबर 15 का देखिए फिगर हम यहाँ बना रहे हैं। इसमें बस क्या कह रहा है, इसमें थोड़ा सा सिचुएशन चेंज कर रहा है। ये जो 100 kg का ब्लॉक है, 100 kg का ब्लॉक है, सब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री, म्यू वही सारा चीज़ वही है, म्यू वगैरह। इसमें चेंज क्या कर रहा है, 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक डाउन द प्लेन। अब यहाँ पर कह रहा है कि एक 10 न्यूटन का फोर्स जो है ये डाउन द प्लेन हम लगा दिए हैं। तब अब पूछ रहा है कि कितना एक्सेलरेशन होगा। यहाँ पर सिर्फ mg साइन थीटा और ये फ्रिक्शनल फोर्स था, यहाँ पर है कि 10 न्यूटन का जब हम फोर्स लगा दिए हैं तब कितना वैल्यू का इसका नेट एक्सेलरेशन होगा। ध्यान दीजिएगा इधर तो यहाँ पर ये क्या है, mg साइन थीटा लग ही रहा है भाई, जाहिर सा बात है ये 10 न्यूटन का फोर्स भी आपने नीचे ही की ओर लगाया है, तो फ्रिक्शनल तो पहले भी फ्रिक्शनल फोर्स उसी डायरेक्शन में लग रहा था। अब इस 10 न्यूटन के चलते और भी इस ब्लॉक का टेंडेंसी हो जाएगा नीचे मूव करना, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स अभी भी ऊपर की तरफ ही लगेगा, ऊपर की तरफ ही लगेगा। कहने का मतलब है इस केस में नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइन कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइन, नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइन कितना हो जाएगा। तो ये नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइन, इधर ये दो फोर्स इधर लग रहा है, ये एक फोर्स ऊपर लग रहा है, मतलब ये हो जाएगा 10 प्लस mg साइन थीटा माइनस एफ। क्लियर है। चलिए मतलब ये एक्चुअल में कितना हो गया, 10 प्लस mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू कितना है, म्यू mg कॉस थीटा, म्यू mg कॉस थीटा। ठीक है। चलिए इसलिए एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन ये नेट फोर्स जो है, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइन डिवाइडेड बाय मास, यही ना हो जाएगा। तो नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइन कितना है, 10 प्लस mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा डिवाइडेड बाई m। ठीक है। चलिए यहाँ से देखिए इसको अलग कर लेते हैं, 10/m एक साथ हो गया, और ये ध्यान दीजिए ये mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा डिवाइडेड बाई m, मतलब ये हो गया g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। अच्छा इसको एक साथ क्यों रहने दिए, इसीलिए क्योंकि इसका वैल्यू एक्चुअल हम लोग निकाल चुके हैं, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, इसका वैल्यू 3.20 हम लोग निकाल चुके हैं। तो ये 10 डिवाइडेड बाई मास का वैल्यू 100 kg प्लस इसका वैल्यू हम लोग कितना निकाल चुके हैं, 3.20, ये है आपका 3.20। तो ये हो गया 0.1
प्लस 3.20 मतलब ये हो गया 3.30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज योर आंसर। क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है स्टूडेंट, अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज केप्ट ऑन अ रफ इंक्लाइंड सरफेस मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। इफ द ब्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर इन फर्स्ट 3 सेकेंड, देन कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ध्यान दीजिएगा, जस्ट इसके पहले वाले जो क्वेश्चन हम लोग 14 और 15 जो सॉल्व किए, बस उसका एप्लीकेशन आ गया। वहाँ पर आपको हम बताए थे कि कोई ब्लॉक अगर किसी इंक्लाइंड सरफेस पर आप उसको रख दिया, ठीक है, और ये नीचे की ओर आने लगेगा, तो नीचे की ओर इसका जो एक्सेलरेशन होगा ये कितना हम लोगों को निकला था भाई, तो नीचे की ओर फोर्स था mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा डिवाइडेड बाई m, मतलब नीचे की तरफ इसका एक्सेलरेशन था g साइन थीटा माइनस म्यू g कॉस थीटा। ठीक है, और वहाँ पर आपको हम बोले भी थे कि डायरेक्ट इसका यूजेज हम लोग करने लगते हैं आगे जब आपका प्रैक्टिस होगा, और यहाँ पे यूज आ ही गया। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ब्लॉक को आपने इनिशियली रेस्ट में है, यहाँ से आपने इसे छोड़ दिया तो ये 12 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है 3 सेकंड में। t=0 इनिशियल पोजीशन को शो कर रहा है, t=3 मतलब आफ्टर 3 सेकंड के बाद इसके पोजीशन को शो कर रहा है। ये 12 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है, तो हम लोगों को निकालना है इसका कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ऑब्वियसली चूंकि ये मोशन में है तो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा एफ के, मतलब अकॉर्डिंगली यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो बहुत ही आसान है, यहाँ पर देखिए F=ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, जाहिर सा बात है। और ध्यान दीजिएगा ये जो एक्सेलरेशन होता है कांस्टेंट होता है, जी कांस्टेंट है, साइन थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री यहाँ भी है, तो ये सब कांस्टेंट है, मतलब ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इसका मतलब है कि हम लोग जो कैनवेटिकल इक्वेशंस है V=u प्लस AT या जो भी S=ut प्लस हाफ AT स्क्वायर सब लगा सकते हैं। अब हम लोग कैसे सोचेंगे ये इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिए, चूंकि इनिशियल वेलोसिटी u हम लोगों को दिया हुआ है, एक्सेलरेशन का वैल्यू हमको पता है कि भाई इंक्लाइन सरफेस पे चल रहा है तो इतना एक्सेलरेशन से चल रहा है, ठीक है, और डिस्टेंस भी दिया हुआ है, तो आपका ध्यान जाना चाहिए S=ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। और वहाँ पर और दूसरा रीजन है कि डिस्टेंस भी आपको दिया हुआ है, तो हाँ मतलब एक तो वो रीजन हो गया S=ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और जैसे ही उसमें एक्सेलरेशन का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर म्यू का वैल्यू आ जाएगा, म्यू का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, सब चीज़ तो पता होगा, एक म्यू ही अननोन होगा। क्लियर है, चलिए देखते हैं S=ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, S का वैल्यू हो गया 12, U का वैल्यू 0 × 3, ये 3 सेकेंड में 12 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, तो g यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो g साइन 30 डिग्री माइनस म्यू जी, मतलब यही म्यू के हो गया कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू के g तो कॉमन ले चुका है, और ये हो गया cos 30 डिग्री इंटू टी स्क्वायर। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 12, ये तो टर्म 0 हो गया, ये हो गया हाफ इंटू 9.8 इंटू साइन 30 डिग्री हाफ माइनस म्यू के इंटू कॉस 30 डिग्री, आपका √3/2 इंटू टी स्क्वायर, तो ये तो पता है टी का वैल्यू कितना है 3 सेकेंड में इतना डिस्टेंस ये ट्रेवल किया है 3 स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, इस पूरे रिलेशन में यहाँ पर एक म्यू के अननोन है, और उसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे म्यू के का वैल्यू 0.26 इतना कुछ आ जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, और जो कि इनफैक्ट इसी से रिलेटेड है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है स्टूडेंट, इन द अबव क्वेश्चन इफ अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड पैरेलल टू इंक्लाइंड सरफेस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, देन कैलकुलेट हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल इन फर्स्ट 3 सेकेंड। एग्जैक्टली जो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 हम लोग जो सॉल्व किए थे, 15 नंबर जो क्वेश्चन था 14 से रिलेटेड था, आप देख सकते हैं, और 15 नंबर में भी क्या था, इसी तरह एक 10 न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ लगा दिए, तब वहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना था। यहाँ भी सेम सिचुएशन है, अब 10 न्यूटन का फोर्स एक अब हम नीचे की तरफ लगा रहे हैं, सेम सिचुएशन में अगर हम 10 न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ लगा रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये फिगर हम बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 के लिए, क्वेश्चन नंबर 17 के लिए, कि ये एक हम 10 न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ हम लगा दिए, 10 न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ, बाकी जो फोर्सेज है वो तो अपना लग रहा है, सो लग ही रहा है, ठीक है। तो इस केस में पूछ रहा है हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रैवल इन फर्स्ट 3 सेकेंड। तब बताइए कि 3 सेकेंड में, जब नहीं लगा रहे थे तब तो 3 सेकेंड में 12 मीटर ट्रैवल किया था, जब आप नीचे की ओर लगाने लगेंगे तब कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अच्छा पक्का बात है कि अब ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, क्यों, क्योंकि अब नीचे की तरफ नेट फोर्स बढ़ चुका है 10 न्यूटन का, ये एडिशनल फोर्स आपने लगाना शुरू कर दिया, तो नीचे की तरफ जब नेट फोर्स बढ़ गया तो नेट एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, मतलब तेजी से इसका स्पीड बढ़ेगा, स्पीड जब तेजी से बढ़ेगा तो उसी ड्यूरेशन 3 सेकंड में अब ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, मतलब पक्का बात है कि आंसर जो है 12 मीटर से ज़्यादा होगा। अब इस तरीके से सोचने का एक और भी बेनिफिट है कंपटीशन में अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता, मान लिया सपोज कीजिए ऑप्शन में हो जाता 10, 11, 12, 13, इस तरह से अगर 10 मीटर, 11 मीटर, 12 मीटर, 13 मीटर, तो पक्का बात है आंसर 13 मीटर होता।
12 मीटर से ज़्यादा होगा, ये तो पक्का बात है। क्लियर है? चलिए अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है कि जब 10 न्यूटन का फोर्स आपने एडिशनल यहाँ पर लगा दिया, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 15 में किए थे, इसके पहले वाले में क्या हुआ, एक्सेलरेशन का वैल्यू चेंज हो गया। एक्सेलरेशन का यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा, इस केस में ध्यान दीजिएगा, इस केस में एक्सेलरेशन का वैल्यू सब चीज़ वही रहेगा, बस 10 प्लस नेट फोर्स नीचे की ओर कितना हो गया 10 प्लस mg। यहाँ पर चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 सॉल्व कर रहे हैं। इस केस में नीचे की तरफ जो इसका एक्सेलरेशन होगा, नीचे की तरफ इसका जो एक्सेलरेशन होगा ये हम लोग निकाल देंगे, कितना होगा 10 प्लस mg साइन थीटा। आप समझ रहे हैं, mg साइन थीटा सब ये इस तरफ लग रहा है, mg साइन थीटा, mg साइन थीटा नीचे की तरफ लग रहा है, ये इधर आपका mg cos थीटा जो कि n के बराबर है, सब आप समझ रहे हैं, और इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर है? तो नेट फोर्स नीचे की तरफ कितना होगा 10 प्लस mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स कितना है म्यू mg cos थीटा डिवाइडेड बाई मास, इसका मास। क्लियर है? चलिए यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर ही लेते हैं, कितना एक्सेलरेशन से नीचे चल रहा है, ये 10 बाई m हो गया प्लस g साइन थीटा माइनस म्यू g cos थीटा, सबका वैल्यू पुट करते हैं 10 बाई मास का वैल्यू कितना है, क्वेश्चन नंबर 17 तो उसी से रिलेटेड है, 17 मतलब 16 में 10 kg का मास है। चलिए ठीक है, प्लस 9.8 इंटू हाफ हो गया साइन 30 डिग्री माइनस म्यू का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं ना, म्यू के का वैल्यू ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग निकाल चुके हैं पहले वाले क्वेश्चन से। ठीक है, ये तो वही रहेगा 0.26, चूंकि उसी सरफेस पे चल रहा है तो 0.26 इंटू 9.8 इंटू √3/2। क्लियर है? और इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का स्टूडेंट एक्सेलरेशन का वैल्यू कुछ 3.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इतना आ जाता है। चलिए अब हम लोग को निकालना है कि 3 सेकंड में, इसको रेस्ट से छोड़े तो 3 सेकंड में अब ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये हम लोग को निकालना है। तो चूंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन का वैल्यू हम लोगों को मिल चुका है, डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला यूज कर देंगे s = ut + ½ at²। 3 सेकंड में कितना ट्रैवल किया, इनिशियली 0 से छोड़ा गया तो ये वाला टर्म तो 0 हो गया, 0 × 3 3 सेकंड में, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन का वैल्यू 3.7 और t का वैल्यू 3 का स्क्वायर, मतलब सिंपल ये हो गया 1/2, ये 1/2 है। ठीक है, 1/2 इंटू 3.7 इंटू 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो गया, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये लगभग इसका वैल्यू 16.65 मीटर आ जाता है, जो कि आप देख सकते हैं ये 12 मीटर से ज़्यादा है, और जो कि होना भी चाहिए था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 स्टूडेंट कह रहा है अ ब्लॉक स्टार्ट स्लिपिंग ऑन एन इंक्लाइंड सरफेस, इफ इट मूव्स ½ मीटर इन ½ सेकेंड, देन व्हाट टाइम विल इट टेक टू कवर द नेक्स्ट ½ मीटर। चलिए ठीक है स्टूडेंट, एक ब्लॉक जो है मान लेते हैं उसका मास m है, अभी हम लोग को कुछ नहीं दिया हुआ है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा इस इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है, इसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसको हम लोग म्यू मान लेते हैं। इस तरह से एक जनरल सिचुएशन दिया हुआ है, स्टार्ट से स्लिपिंग मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी u 0 से चलना शुरू करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ½ मीटर शुरू का, ये ½ मीटर जो है वो ½ सेकेंड में ट्रैवल कर लिया, ½ सेकेंड में ट्रैवल कर दिया, तो फर्दर ½ मीटर ट्रैवल करने में उसको कितना टाइम लगेगा ये हम लोगों को निकालना है। ठीक है, कैसे सोचेंगे, हाउ टू थिंक। अब जाहिर सा बात है यहाँ पर जैसे ही ये ½ मीटर ½ सेकंड में चला तो फर्दर ½ मीटर में कितना टाइम लगेगा। जैसे ही इस तरह का जब क्वेश्चन आता है तो काइनेमेटिकल इक्वेशंस पे आपका ध्यान जाता है, s = ut + ½ at², जो भी आपका अदर फॉर्मूला भी है, स्क्वायर = u² + 2s लाइक दिस जो भी है। लेकिन उसी क्वेश्चन पर ध्यान जाने के लिए या फिर यूज करने के लिए उसी क्वेश्चन को आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। तो आपको पहले देखना होगा कि भाई एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं, ये सर्टेन एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, सर्टेन एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, ये कांस्टेंट है कि नहीं, तो भाई ये कांस्टेंट होता है इंक्लाइन सरफेस पे। अभी जस्ट हम लोग 3-4 क्वेश्चन बनाए, और जब इंक्लाइन सरफेस पे चलता है तो इसका एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा, और आप देख सकते हैं ये कांस्टेंट वैल्यू होता है। और इतना एक्सेलरेशन से इंक्लाइन सरफेस पे चलता है जिसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू होता है, जहाँ पर m तो वो मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा एक्सेलरेशन। क्लियर है? चलिए ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि भाई एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इतना एक्सेलरेशन से चल रहा है, जिसको हम लोग a मान लेते हैं। तो यहाँ से अब एक इक्वेशन हम लोग लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक के लिए, फिर एक यहाँ से यहाँ तक के लिए, कुछ आगे पीछे करके जैसे बनाते हैं। ये जनरल क्वेश्चन है, मतलब कि पहले हम लोगों के लिए हम लोग बात करें, अगर हम इसको a से डिनोट कर दें, इसको b से, इसको c से। ठीक है, तो फॉर ab ध्यान दीजिएगा, ab के लिए हमारे पास क्या रिलेशन है, ऑब्वियसली हम लोग s = ut + ½ at² ही लगाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस पता है ½ मीटर, u इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये टर्म खत्म हो गया, ½ a और t का वैल्यू पता है ½ सेकेंड, तो यहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ से ध्यान दीजिए, s का वैल्यू है ½ मीटर, 0 × ½ सेकेंड + ½ × a × t का वैल्यू हो गया ½ सेकेंड।
ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बार बार आप एक के जगह पे इतना लंबा चौड़ा आप लिख सकते हैं, आपको तो कुछ पता नहीं है, न जी न साइन थीटा पता है, न म्यू का वैल्यू पता है, कुछ नहीं पता है, लेकिन कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको हम ए ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे, और नहीं तो आप इसको साथ साथ कैरी कीजिएगा, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर आप देखिएगा स्टूडेंट, ये आपका हो गया हाफ और ये आपका 0 हो गया, तो ये 0 हो गया, हाफ इंटू ए इंटू हाफ का स्क्वायर, मतलब ये 1/4 हो गया, ये 1/8, मतलब a/8, मतलब यहाँ से a का वैल्यू कितना हो गया 8/2, मतलब 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, मतलब ये इतना जो टर्म है इसका वैल्यू आएगा 4। क्लियर है? चलिए ठीक है, अब हमको अलग अलग नहीं पता है कि थीटा का वैल्यू क्या है, म्यू का वैल्यू पता है, लेकिन ये टोटल टर्म का वैल्यू हमको पता चल गया इतना होगा, इसी से हमको मतलब भी है यहाँ पे। चलिए ठीक है, अब आगे हम लोगों को पूछ रहा है कि भाई नेक्स्ट हाफ मीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा। तो अब यहाँ पर अगेन हम लोग AC = UT + हाफ AT² अगर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर का इसका वेलोसिटी हम लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर का ये v जो वेलोसिटी है हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं ऑल्सो, बहुत आसानी से, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। v = u + AT, v = u + AT, u 0 है प्लस एक्सेलरेशन हम लोग निकाल चुके हैं 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो हाफ सेकेंड लगा, हाफ सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी v हुआ है, तो यहाँ पे t का वैल्यू हाफ हो गया, मतलब ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब यहाँ पर इसका जो वैल्यू आया ये 2 मीटर पर सेकेंड। तो अगर अब यहाँ से यहाँ b से c के लिए फॉर b टू सी, बी से सी के लिए हम लोग को ये टाइम निकालना है, तो हम लोग डायरेक्टली ये AC = UT + हाफ AT², ये फॉर्मूला लगा देते हैं। तो जब ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, आप समझ रहे हैं बेसिक क्वेश्चन है भाई, काइनेमेटिकल इक्वेशंस में अगर आपने मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन चैप्टर को अच्छे से बनाया है, आपको ध्यान में है, तो बहुत आसानी से ये सारे क्वेश्चन को आप बनाएंगे। बहुत बार इस तरह का काम किए हम लोग। तो यहाँ पर ये U जो इनिशियल वेलोसिटी एक्चुअल में v होगा, मतलब यहाँ पर हम v लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम लोगों को ये हाफ मीटर ट्रैवल करने में इनिशियल वेलोसिटी v यहाँ पर अब कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, तो 2 इंटू यही टाइम हम लोगों को निकालना है, t + हाफ a कांस्टेंट एक्सेलरेशन a 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है, 4 इंटू t²। इसको जब सॉल्व करेंगे देखिए तो ये आपका हो जाएगा 2t² + 2t - हाफ = 0, मतलब ये हो गया 4t² + 4t - 1 = 0, मतलब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं t = -b, मतलब -4 ± √b², 16 -4 AC तो माइनस प्लस 16/2a, मतलब 2 × 4 मतलब 8 हो गया, मतलब ये -4 ± ये 32 हो गया, मतलब ये 4√2, ठीक है, 4 × 16 = 32 /8, मतलब ये हो गया -1 ± √2 /2। और इसको जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट आप देख सकते हैं लगभग टाइम का वैल्यू 0.21 सेकेंड आ जाता है। तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 स्टूडेंट कह रहा है अ ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन विथ एन एक्सेलरेशन 1/3g, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। बहुत ईजी क्वेश्चन, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट क्या दिया हुआ है कि m मास का ब्लॉक है जो एक इंक्लाइन प्लेन पे इस तरह से मूव कर रहा है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन आपको दिया हुआ है, और इसका कितना एक्सेलरेशन है, उस एक्सेलरेशन का वैल्यू 1/3g के एक्सेलरेशन से नीचे की ओर आ रहा है। तो म्यू का वैल्यू आप लोगों को निकालना है, मतलब हम लोगों को निकालना है या मुझे निकालना है, सब एक ही बात है, ठीक है। चलिए फिलहाल अभी मुझे निकालना है, बाकी बाद में तो फिर आपको निकालना है एग्जाम वगैरह में। म्यू के कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, सीधे म्यू के लिखे या म्यू लिखे, फिलहाल अभी आप समझ रहे हैं। चलिए, तो इतना एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया हुआ है, आप समझ सकते हैं जब इंक्लाइन प्लेन पे मूव करता है तो एक्सेलरेशन का कितना वैल्यू होता है, एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है = g sin थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, आप समझ रहे हैं। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन का इतना वैल्यू और इतना का वैल्यू 1/3g दिया हुआ है, मतलब g/3 = इतना हो गया, इसका मतलब ये हो गया g sin थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, और यहाँ पे आप समझ रहे हैं ये g सब जगह कैंसिल हो गया, 1/3 sin 30 डिग्री 1/2 cos 30 डिग्री √3/2, मतलब √3 μ/2। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं ये 1 - √3 μ हो गया 2/3। क्लियर है? यहाँ से √3 μ हो गया आपका 1 - 2/3, ये हो गया 1/3, ये μ हो गया 1/3 √3, मतलब ये लगभग हो गया 1/5.1। इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग इसका वैल्यू आ जाता है 0.19, इज योर आंसर
मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 स्टूडेंट कह रहा है 2 blocks of mass 8 kg and 12 kg are kept as shown in the figure on a smooth horizontal surface. Calculate the maximum horizontal force which should be applied to the lower block so that they can move together. The coefficient of static friction between the surfaces of the two blocks is 0.4. स्टूडेंट यहाँ पर सिचुएशन क्या आप देख सकते हैं, दो ब्लॉक 12 kg और 8 kg का इस तरह से रखा हुआ है, एक के ऊपर एक दूसरा रखा हुआ है। ये 12 kg वाला जो ब्लॉक रखा हुआ है ये स्मूथ सरफेस है। स्मूथ करने का मतलब है कि यहाँ पर कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा। और ये दोनों ब्लॉक के बीच का जो सरफेस है, ठीक है, ये रफ सरफेस है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको 0.4 दिया हुआ है। तो हम लोगों से पूछ रहा है कि कितना मैक्सिमम वैल्यू का फोर्स लगाया जाए, नीचे वाले ब्लॉक पर कितना वैल्यू का फोर्स लगाया जाए मैक्सिमम वैल्यू, सो डैट कि दोनों एक साथ मूव करें, दोनों एक साथ मूव करें। अब याद कीजिए सबसे पहला कैसे हम लोग सोचेंगे, हाउ टू थिंक, दिस इज इंपॉर्टेंट। अच्छा सबसे पहले एग्जैक्टली होगा क्या, थोड़ा सा हम लोग फिनोमेना समझ लेते हैं। फिनोमेना क्या होगा, जैसे ही आप नीचे की ओर इस पर फोर्स लगाएंगे, जैसे ही नीचे की ओर ये फोर्स लगाएंगे, ठीक है, ये इसका टेंडेंसी होगा 12 kg वाला जो ब्लॉक है इसका टेंडेंसी होगा उधर मूव करने का। जैसे ही ये इधर मूव करना चाहेगा, अब चूंकि दोनों के बीच का जो सरफेस है वो रफ सरफेस है, तो 8 kg वाला ब्लॉक का जो लोअर सरफेस है, नीचे वाला ये जो लोअर सरफेस है 8 kg वाला का, ये इसके अपर सरफेस पे 12 kg का अपर सरफेस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा देगा। मतलब इस डायरेक्शन में, ध्यान दीजिए, इस डायरेक्शन में ये फ्रिक्शनल फोर्स लगा देगा। चूंकि ये नीचे ऐसे मूव करना चाहेगा तो इसका जो सरफेस है ये अपोज करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लगने लगेगा। और चूंकि 8 kg वाला ब्लॉक का जो नीचे वाला जो सरफेस है इस पर 12 kg वाले ब्लॉक पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाए फ्रिक्शनल फोर्स, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ 12 kg का भी जो ब्लॉक है, ऊपर वाला जो ब्लॉक है, ठीक है, वो 8 kg वाले ब्लॉक के नीचे वाले सरफेस पर अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ध्यान दीजिए 8 kg वाला ये ब्लॉक है, इस पर अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगा देगा सेम वैल्यू का। क्लियर बात है, चलिए ठीक है। अब और क्या क्या फोर्स लगेगा, और कोई फोर्स लगेगा, बहुत सा फोर्स लगेगा। ध्यान दीजिए एक एक करके दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग ड्रॉ करें। ये तो फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग दिखा दिए, ये 12 kg का ऊपर वाला पे दिखाया, ये इस पर इधर लगा दिया। चलिए ठीक है, एक इसका ये वेट लगेगा 12G, ये जिस सरफेस पे रखा हुआ है ये सरफेस इस पर इस तरह से नॉर्मल फोर्स लगाएगा, मान लेते हैं इसको N1, ठीक है। चलिए 8 kg वाला के लिए देखते हैं। 8 kg वाला एक इसका वेट लगेगा 8G, और 8 kg वाला ब्लॉक चूंकि 12 kg वाले के सरफेस पे रखा हुआ था, 12 kg वाला जो सरफेस है इस पर 8 kg वाले पर नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर इस तरह से लगा देगा, जिसको हम मान लिया N2 कहते हैं। तो जब ये इस पर N2 लगाया है तो 12 kg वाला 8 kg वाला भी जो सरफेस है नीचे वाला, ये इसके ऊपर वाले सरफेस पर N2 फोर्स लगा देगा नीचे की तरफ, कोई दिक्कत नहीं। और इस पर एक और भी फोर्स आप लगा रहे हैं, हम लोग इधर लगा रहे हैं F वैल्यू का फोर्स लगा रहे हैं। ये तो हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लिए। तो इस तरह से इसका फेनोमेना होगा, आप समझ रहे हैं, मतलब कि ये भी आप समझ रहे हैं, इस पर एक ही फोर्स लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में, तो इस फ्रिक्शनल फोर्स के चलते इसका भी टेंडेंसी हो जाएगा इधर मूव करने का टेंडेंसी हो जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि कितना मैक्सिमम वैल्यू का फोर्स लगा है, सो दैट कि दोनों एक साथ मूव करें, ये इसके ऊपर स्लिप नहीं करे, दोनों एक ही साथ मूव करें। अब जहाँ भी याद कीजिए, हम लोगों ने बहुत सा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में ब्लॉक पुल्ली वाला प्रॉब्लम को सॉल्व किया। याद कीजिए कि जब भी एक साथ सारे ब्लॉक एक एक्सेलरेशन से, सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, तो वहां पर डायरेक्टली हम लोग एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल लेते थे। कैसे निकाल लेते थे, ध्यान दीजिए, एक्सेलरेशन का वैल्यू हम लोग निकाल लेते थे डायरेक्ट नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। याद आ रहा होगा, अगर आप मेरे सारे लेक्चर्स को शुरू से देखते आ रहे हैं सिस्टमैटिक वे में, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो नेट फोर्स, अब ध्यान दीजिए, और वहाँ भी याद कीजिए इंटरनल जो फोर्स था उसको हम लोग कैलकुलेट नहीं करते थे, ऐड नहीं करते थे, कंसीडर नहीं कर सकते थे, करते थे जैसे टेंशन फोर्स वगैरह आता था। उसी तरह यहाँ भी हम कोई फ्रिक्शनल फोर्स वगैरह को नहीं देखेंगे। एक साथ चूंकि मूव कर रहा है, इसका मतलब दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। जितना इसका एक्सेलरेशन है, अगर इसका एक्सेलरेशन ए है तो इसका भी एक्सेलरेशन ए है, दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ये दोनों ब्लॉक जो है एक साथ, ठीक है। इसी एक्सेलरेशन का वैल्यू, इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, एफ वैल्यू का फोर्स लग रहा है डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना, 8 + 12 मतलब F/20। चलिए ठीक है। अब ऐसा करते हैं, अब हम लोग इक्वेशन वगैरह का यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 12 kg वाले ब्लॉक के लिए हम लोग यहाँ पर इक्वेशन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज कर लेते हैं। नेट फोर्स इस पर, चूंकि दोनों ब्लॉक जो है सर्टेन एक्सेलरेशन से इस तरफ जा रहा है, तो नेट फोर्स इस पर इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, एक ये देखिए एफ फोर्स इधर लग रहा है, माइनस इस पर ये फ्रिक्शनल फोर्स ये अपोज कर रहा है इसको, इक्वल्स टू इसका मास 12 इंटू इसका एक्सेलरेशन। क्लियर है। यहाँ से चलिए ये एफ हो गया माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू 12 इंटू एक्सेलरेशन कितना निकला है, F/20। यहाँ से ध्यान दीजिए, ये F माइनस ये फ्रिक्शनल फोर्स, ये हो गया 3F/20
3f/5, 3f/5 और यहाँ से ये f माइनस 3f/5 कैपिटल F और स्मॉल f में ध्यान रखिएगा इक्वल्स टू स्मॉल f, ये फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। यहाँ से ये 5f माइनस 3f मतलब कि 2f डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू f और इसीलिए यहाँ से f का वैल्यू जो फोर्स जो अप्लाई हम कर रहे हैं उसका वैल्यू निकल गया 5f/2। ध्यान दीजिएगा 5f/2। अब ये जो फोर्स हम लगा रहे हैं इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो इस फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू, इसका मैक्सिमम वैल्यू होने के लिए देखिए यहाँ से आप महसूस कर सकते हैं इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर है। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं हम लोग। फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू मतलब ये क्या हो गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया। फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला ही होता है म्यू एन। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा म्यू ये तो आपको दिया हुआ है, इस म्यू का वैल्यू 0.4। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये इसका जो ऊपर वाला सरफेस है और 8 kg का जो नीचे वाला सरफेस है उसके बीच में लग रहा है, ये F जो फ्रिक्शनल फोर्स है। मतलब कि इसके लिए N जो लिखेंगे नॉर्मल फोर्स का वैल्यू लिखेंगे, ये N2 वाला लिखेंगे, ये दोनों सरफेस के बीच में जो लग रहा है नॉर्मल फोर्स। कौन फोर्स लग रहा है नॉर्मल फोर्स, N2, मतलब यहाँ पे N2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा और N2 का जो वैल्यू है वो 8G के बराबर होगा। N2 का वैल्यू 8G के बराबर होगा, चूंकि इस पर दो ही फोर्स लग रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में और चूंकि इस डायरेक्शन में इसका कोई मोशन नहीं है, मतलब N2 का वैल्यू 8G के बराबर होगा। क्लियर बात है, चलिए ठीक है। अच्छा यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं, चलिए हाँ ठीक है, ये 8G वो लिखने का जरूरत नहीं है, इसके लिए भी लिख सकते थे N1 = N2 + 12G, जरूरत नहीं है फिलहाल अभी। तो N2 का वैल्यू 8G हो गया, 8G, तो यहाँ से निकल गया 0.4 × 8 × 9.8 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू लगभग 31.36 न्यूटन इतना आ जाता है। ध्यान दीजिए ये फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू निकल गया, तो मैक्सिमम फोर्स जो हम लोगों को अप्लाई करना है वो कितना हो जाएगा, 5F/2। इसलिए मैक्सिमम फोर्स कितना हो जाएगा, 5F/2, मतलब 5/2 × 31.36 और इसको सॉल्व करने पे लगभग इसका वैल्यू आ जाता है 78.4 न्यूटन। इज योर आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है स्टूडेंट, 2 blocks N and M of mass 6 kg and 4 kg respectively are kept as shown in the figure on a smooth horizontal surface. When a maximum force P = 29.4 Newton is applied to the lower block, then they move together. Calculate the coefficient of friction between the surfaces of the 2 blocks. चलिए ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है पहले वाले की तरह स्टूडेंट। यहाँ पर अगेन क्या है, 6 kg और 4 kg का 2 ब्लॉक इस तरह से आपको दिया हुआ है। ये फाइनली एक स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, मतलब यहाँ पर कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा। और जब इस पर नीचे वाले ब्लॉक पर 29.4 न्यूटन इतना वैल्यू का फोर्स हम लगाते हैं तो दिया हुआ है कि दोनों जो है एक साथ मूव कर रहा है, इसका मतलब दोनों का एक्सेलरेशन A हम मान लेते हैं, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। तो हमसे पूछ रहा है कि दोनों ब्लॉक के बीच का ये जो रफ सरफेस है इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा। लगभग सिमिलर क्वेश्चन पहले वाले की तरह। फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो 6 kg वाले को अलग हमने दिखा दिया, 4 kg वाले को इसको अलग दिखा दिया। इसका एक वेट हो जाएगा 6G, एक ये सब आपको आना चाहिए भाई यहाँ पर, ठीक है। थोड़ी देर के लिए हो सके सब यूज भी ना हो, फिर भी कॉमन एक आपका प्रोसीजर पता होना चाहिए। ये जिस सरफेस पे रखा है ये सरफेस, इस पर एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा, चलिए ठीक है। इस पर और एक 4G वैल्यू का लगेगा, चूंकि ये रखा हुआ है 6 kg के ऊपर, तो 6 kg का सरफेस इस पर एक नॉर्मल फोर्स N2 लगा देगा और उतना ही वैल्यू का नॉर्मल फोर्स ये 4 kg का नीचे वाला जो है इस पर ऊपर की ओर इसके ऊपर वाले सरफेस पर N2 लगाएगा। क्लियर है। चलिए जैसे ही आप इस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 29.4 न्यूटन का और इतना वैल्यू का जैसे ही इस पर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये चलना शुरू करेगा और ये जैसे ही इधर को मूव करना शुरू करेगा, तो चूंकि रफ सरफेस है दोनों के बीच का, तो ये जो ब्लॉक है ये इसके सरफेस पर अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगा देगा, एग्जैक्टली जैसा कि पहले वाले केस में किए थे। अब चूंकि ये इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तो ये भी इसके सरफेस पर नीचे वाले सरफेस पर उस डायरेक्शन में फोर्स लगा देगा, मतलब कुछ इस तरह का फोर्स लगा देगा। आप समझ रहे हैं एग्जैक्टली पहले वाले क्वेश्चन की तरह। तो हम लोगों को निकालना है म्यू का वैल्यू। चलिए यहाँ पर जो कॉमन एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा ये हम लोग बहुत आसानी से पहले वाले क्वेश्चन की तरह हम लोग निकाल सकते हैं। इस पर जो नेट फोर्स जो लग रहा है दोनों का मास P4 + 6, ठीक है। और ये कॉमन ये जो फोर्स लगाया जा रहा है इसका वैल्यू कितना है 29.4, तो 29.4/10 मतलब ये हो जाएगा 2.94 इतना मीटर/सेकंड², ठीक है। इतना मीटर/सेकंड² के एक्सेलरेशन से दोनों मूव कर रहा है। अब ये जब इतना मीटर/सेकंड² एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ठीक है, तो इस पर हम लोग इसके लिए इक्वेशन लिख सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है 29.4 - F = इसका मास 6 × एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन हम लोग निकाल रहे हैं 2.94
2.94 क्लियर है। और यहाँ से ये एफ का वैल्यू हो जाएगा 29.4 माइनस 6 इंटू 2.94 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो एफ का वैल्यू आ जाता है 11.76 न्यूटन। हम लोगों को निकालना क्या है स्टूडेंट, म्यू का वैल्यू निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब जब फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू निकल गया तो हम लोग म्यू का वैल्यू नहीं निकाल लेंगे, F इक्वल्स टू म्यू। अब ध्यान दीजिएगा पहले वाले क्वेश्चन की तरह म्यू और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन कौन सा होगा, N2 होगा। N2 ही ना नॉर्मल फोर्स है जो दोनों के बीच में लग रहा है, दोनों रफ सरफेस के बीच में लग रहा है। N1 तो ये जो स्मूथ सरफेस इस पे लगा रहा है वो है, क्लियर है। इसलिए हम लोग N2 लेंगे, मतलब ये म्यू N2 हो गया और N2 का वैल्यू आप समझ रहे हैं, N2 का वैल्यू यहाँ पे एग्जैक्टली पहले वाले क्वेश्चन की तरह 4G हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा म्यू इंटू 4G। चलिए ठीक है, ये F का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 11.76, ये हो गया इधर म्यू इंटू 4 इंटू 9.8, इसलिए म्यू का वैल्यू कितना हो गया 11.76 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 9.8। इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग इसका वैल्यू आ जाता है स्टूडेंट 0.3। तो स्टूडेंट मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में रेस्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ।